सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात असलेल्या प्रश्नांना आप की अदालत या शोमध्ये प्राधान्य दिले असल्याने हा शो खूप यशस्वी झाला. या शोच्या माध्यमातून अनेक चांगले वाईट अनुभवही आले. पावसामुळे मी नगरला येऊ शकलो नाही याची खंत वाटते, पण केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना दीनदयाळ पुरस्कार देण्यासाठी मी नक्की नगरला येईन, असे आप की अदालत फेम रजत शर्मा यांनी सांगितले. पंडित दीनदयाळ पतसंस्था आणि परिवाराच्या वतीने आयोजित दीनदयाळ व्याख्यानमालेचे पहिले पुष्प रजत शर्मा यांनी शनिवारी ऑनलाईन संभाषण करून गुंफले. दिल्लीत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे ते नगरला येऊ शकले नाहीत. व्याख्यानमालेचे उद्घाटन राज्याचे महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलनाने झाले. यावेळी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे जिल्हा संचालक डॉक्टर रवींद्र साताळकर, पतसंस्थेचे चेअरमन वसंत लोढा, व्हाईस चेअरमन सुधीर पगारिया, सचिव विकास पाथरकर, दीनदयाळ परिवाराचे अध्यक्ष धनंजय तागडे, शहर भाजपचे महेंद्र गंधे, माजी महापौर भगवान फुलसुंदर, उद्योजक मोहन मानधना आदींसह पतसंस्थेचे संचालक आणि विविध क्षेत्रातील श्रोते उपस्थित होते. पाहूया रजत शर्मा यांनी नगरकरांशी ऑनलाईन साधलेला संवाद. की आज ज्या महनीय वक्त्यांची आपण वाट बघत होतो, ज्यांच्याशी समोरासमोर आपल्याला संवाद करता येईल असं वाटलं होतं, असे माननीय रजतजी शर्मा आपल्यामध्ये प्रत्यक्ष उपस्थित न राहता आपल्याशी ऑनलाईन संवाद करणार आहेत आणि ते आत्ता ऑनलाईन येत आहेत. मी व्यासपीठावरच्या सगळ्या मान्यवरांना विनंती करणार आहे की आपण सगळ्यांनी जर समोर बसलात, स्थानापन्न झालात तर आपल्यालाही संवादात सहभागी होता येईल, आपल्यालाही बघता येईल. रजतजी ऑनलाईन सर्वांनी स्थानापन्न व्हावं. आदरणीय रजतजी शर्मा आपकी अदालतचे प्रणेते आपल्या समोर ऑनलाइन उपस्थित आहेत. एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या. रजतजी, आपके स्वागत में ये तालियां अहमदनगर में दीनदयाल प्रतिष्ठान परिवार की ओर से तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ. रजत जी नमस्ते. रजत जी के बारे में हम लोगों ने एक एवी बनाई है. मैं विनती करती हूँ कि एवी प्ले की जाए. एवी प्ले ना, एवी प्लीज. The most watched show on news television in India. Aapki Adalat, People's Court of India, 30 years non-stop, and the man who prosecutes with a smile. मैं रजत जी को बहुत सालों से जानता हूँ. ये इंटरव्यू करने का एक अपना तरीका है उनका, और 21 साल तक एक ही प्रकार की चीज सस्टेन करना ये सरल काम नहीं है, और उन्होंने इसे किया है. This program has manifested the strength of our democracy. And please do not change your role. You be the public prosecutor of the people of India. Thank you, ladies and gentlemen. Rajat Sharma has grilled more than 1,000 powerful personalities, political leaders, film stars, celebrities. Yeah, this is the power of education. This is the power of dedication. This is the power of lagan mehnat. ये होता है. So very proud of you, sir. मेरा जिंदगी का सबसे पहला बड़ा टीवी का इंटरव्यू एक्चुअली आपकी अदालत में हुआ था, जिसकी वजह से मुझे लगता है जिस मुकाम पर मैं पहुंचा हूं उसमें बहुत मदद मिली थी. मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू कहना चाहता हूं कि आपने मुझे इतना बड़ा स्टार बनाया. He made them laugh, cry, share secrets. Narendra Modi
मुखर्जी, अरुण जेटली, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, विराट कोहली, इमरान खान, कपिल देव, Vijay Mallya, Rahul Bajaj, icons, stars and controversial people. List of his guests is never ending. Millions watch him on India TV and YouTube world over. आपकी अदालत मेरे सवालों से नहीं बना, आपकी अदालत आपके जवाबों से बना। Rajat Sharma, India's most watched TV star. रजतजी शर्मा यांचं स्वागत दीनदयाळ पतसंस्थेचे आदरणीय श्री वसंतजी लोढ़ा साहब करणार आहेत। रजत जी, आपके बारे में आपका स्वागत करेंगे दीनदयाल प्रतिष्ठान परिवार के अध्यक्ष श्री वसंतराव जी लोढ़ा साहब। मैं लोढ़ा साहब को विनती करती हूँ। नमस्कार रजत जी। रजत जी, आप आवाज नहीं, आवाज अब आ नहीं रही ठीक से, अब ये रिबाउंड कर रही है जो भी आप बोल रहे हैं। अब मेरी आवाज आ रही है रजत जी? रजत जी, आपका मैं अहमदनगर के सभी जनता की ओर से और पंडित दीनदयाल पथ संस्था और पंडित दीनदयाल परिवार की ओर से आपका मैं हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है रजत जी? जी अब आ रही है जी, अब आवाज आ रही है। आपको ठीक से सुनाई दे रहा है? ऑडियो वीडियो कह रहे हैं? यस, आवाज आ रही है आपकी। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। नगर की जनता गए 15 दिन से आपका इंतजार अहमदनगर में पूरे गर्मजोश से करना चाहती थी, मगर इस माध्यम में कुछ बाधाएं आ गई। तो ये बाधा आप इस अपने लाइव प्रोग्राम से ये बाधा जो आ गई है वो पूरी निकाल दीजिए और पूरे जनता को आप संबोधित कीजिए, यही मैं आपको विनती करता हूँ। इस सभागार में उपस्थित सभी लोगों को मैं बहुत आभारी हूँ वसंत लोढ़ा जी का। उन्होंने मुझे आपसे बात करने के लिए आमंत्रित किया। इच्छा तो थी कि मैं अहमदनगर में आऊं, इसी सभागार में आपके साथ बैठकर बातें करूं, लेकिन विधि का विधान है, कभी कभी संभव नहीं होता। प्रकृति के आगे हम लोग बिल्कुल बेबस हो जाते हैं। मौसम खराब था, हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाया, लेकिन मैं वसंत लोढ़ा जी के संकल्प की प्रशंसा करना चाहता हूं। इतने व्यवधान आए, इतनी परेशानी आई, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया, उन्होंने प्रयास करना छोड़ा नहीं, और उसी के कारण इस समय ये संभव हो पाया कि वीडियो के माध्यम से मैं आपको संबोधित कर सकूं। तो मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं वसंत लोढ़ा जी का, और उनका जो डिटर्मिनेशन है, उनकी जो कर्मठता है, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कि प्रयास करो, लगे रहो, बाधाएं आएंगी, परेशानी आएंगी, लेकिन कोशिश करना नहीं छोड़नी चाहिए। मेरे जीवन में भी मैंने यही सीखा है। ये जो आपकी अदालत, जो अभी आपने कुछ क्लिप्स देखे, 30 बरस से इस कार्यक्रम को आप लोगों का प्यार स्नेह मिला है। ये जो पर्दे पर जितना ग्लैमरस दिखता है,
ये पर्दे पर जितना सेक्सी दिखता है असल में ऐसा है नहीं। इसके पीछे इसी तरह का सतत प्रयास करना पड़ता है जैसा आज इस कार्यक्रम में आपको संबोधित करने के लिए लोढ़ाजू करना पड़ा। जब वो मुझसे मिलने आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं अपनी अनुभव आपके साथ शेयर करूं और मैं मुश्किल हालात को कैसे सामना करना है, कैसे बाधाओं को दूर करना है, कैसे असंभव को संभव करना है, ये मैंने 30 साल पहले जब आपकी अदालत का कार्यक्रम शुरू हुआ था तो सीखने को मिला था। ये बात 12 फरवरी 1993 की है। मैंने इससे पहले कोई टीवी के कार्यक्रम नहीं किए थे, कोई ट्रेनिंग नहीं थी। आपकी अदालत का पहला कार्यक्रम करना था और ये तय हुआ था कि सबसे पहला कार्यक्रम खुशवंत सिंह जी का करेंगे। उस समय इलस्ट्रेटेड वीकली के एडिटर रह चुके थे, बहुत पूरी दुनिया में उनका नाम था और जिस तरह की बातें वो अपने का आर्टिकल्स में अपनी किताबों में लिखते थे तो मुझे लगा कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और खुशवंत जी के कार्यक्रम के लिए हमने इंग्लिश की राइटर नमिता गोखले उनको जज बनाया था। ऑडियंस के लिए मैंने हमारे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के, सेंट स्टीफेंस के लड़के, मिरांडा हाउस की लड़कियां, इन सबको आमंत्रित किया था। लेकिन विधि का विधान होता है। सुबह सुबह मुझे 10 बजे लालू जी ने फोन किया। मैंने सोचा कि वो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे, बिहार विधानसभा का जो भवन है उसमें ठहरे हुए थे और हमने तय किया था कि लालू जी शाम को 4 बजे आएंगे। उससे पहले सुबह 10 बजे से 11 बजे तक मैं रिहर्सल कर लूंगा, 11:30 बजे तक कोई कमी होगी उसको दूर कर लेंगे और 12 बजे खुशवंत जी का कार्यक्रम रिकॉर्ड करेंगे। लालू जी ने मुझे फोन किया, कहा कि भाई साहब हमको शाम को पटने जाना है। तो मैंने कहा लालू जी क्या बात कर रहे हैं आप, इतना सेट लगा है, ऑडियंस आई है, बहुत खर्चा हुआ है और पहली बार ऐसा कोई कार्यक्रम मैं कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा नहीं भाई साहब हम अभी आ जाते हैं। तो भाई लालू जी अगर अभी कैसे आएंगे, अभी तो हमारे पास कैमरामैन भी रेडी नहीं है, अभी तो रिहर्सल नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा अरे मेरे साथ 2 फोटोग्राफर है, बहुत अच्छा फोटो खींचता है, उनको लेके आते हैं। अब उस समय कोई समझ नहीं पाता था कि कैमरा क्या होता है, ऑडियंस क्या होती है, कैसे रिकॉर्डिंग होती है, क्योंकि पहली बार देश में इस तरह का कोई कार्यक्रम हो रहा था। मोबाइल फोन थे नहीं, लालू जी ने फोन रख दिया और मुझे पता चला कि वो बिहार भवन से नोएडा में हमारे स्टूडियो के लिए निकल गए। तो मैं जिस भी हालत में था, जैसे भी था, तैयार होकर जल्दी से दौड़ा। वहां रात भर लोगों ने जिन्होंने लाइटिंग की थी वो फर्श के ऊपर अखबार बिछा के सो रहे थे। कैमरामैन अपने कैमरा पे एडजस्ट कर रहे थे। जो सेट बनाने वाला है वो कटघरे में कील ठोक रहा था, थोड़ी बहुत पॉलिश का काम बाकी था। तो मैंने सबसे कहा कि भाई वो लालू जी तो अभी आ रहे हैं। और जितनी देर में मैं उनको समझाता बात करता, बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ईगल स्टूडियो में पहुंच गए। तो उन लोगों ने कहा साहब हमें 15-20 मिनट टाइम दीजिए, थोड़ा कोशिश करते हैं। ऑडियंस आ गई थी, वो ऑडियंस जो खुशवंत जी के लिए आई थी। जज आ गई थी महोदया जो खुशवंत जी के लिए आई थी। तो मैंने सोचा किसी परिस्थिति में साल्वेज करते हैं, प्रोग्राम तो करेंगे ही। तो मैं लालू जी को स्टूडियो दिखाने लगा, ये कैमरा है, ये ऐसा है। फिर मैं उनको ऊपर छत पर ले गया तो बोले टहला रहे हैं, हमारा टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो मैंने कहा लालू जी थोड़ा टाइम लगेगा। वो स्टूडियो की छत पर चले गए और उस समय जो नोएडा का ये कॉम्प्लेक्स था ये बंद रहा था। तो उन्होंने छत पे बैठ के सामने एक बिल्डिंग बन रही थी, उसमें जो लेबर काम कर रही थी, जो श्रमिक थे, मजदूर थे, वो बिहार के लोग थे, मधुबनी के। उन्होंने लालू जी को देखा तो वो तो बहुत जोर से गदगद हो गए।
और तो उन्होंने नमस्ते करने गए, लालू जी ने कहा आवा आवा, उन सबको बुला लिया और मुझे कहा इनको भी ऑडियंस में बुला लीजिए। अब वो धूल से सने हुए थे, आधे कपड़े पहने हुए थे, वो लोग काम कर रहे थे अपना, तो ऑडियंस में मिक्सचर हो गया। एक तो जो टाई पहन के सेंट स्टीफंस के और मेराट हाउस के जो लोग आए हुए थे लड़कियां, और ये दूसरे सखी है। किसी तरह से कार्यक्रम शुरू करने लगे तो अब पता चला कि लालू जी के जज तो कुलदीप नैयर थे और उनको तो शाम को ही आना था 4 बजे। तो मैंने नमिता गोखले जी से निवेदन किया, मैंने कहा आप जरा जज बन जाइए। तो उन्होंने कहा नो, आई डोंट नो दिस मैन, आई हैव कम हियर फॉर पुष्पन जी। तो बड़ी उनको रिक्वेस्ट की, वो जज की कुर्सी पर बैठी, हमने शुरू किया। तो पहला सवाल पूछा तो उसी वक्त में फिर दरवाजा खुला और कुलदीप नैयर साहब एंटर किए। तो उनको किसने फोन कर दिया था, तो उन्होंने पंजाबी में कहा भाई मैनू की करना है। तो मैंने कहा जी आपको जज बनना था लेकिन इनको बनाया मैं भी। फिर मैंने उनसे नमिता जी से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा नमिता जी वो नैयर साहब आ गए हैं अब आप। तो उन्होंने कहा प्रोसिक्यूटर यू प्लीज टेक योर प्लेस। मैंने कहा आप खुद असल में जज नहीं है, ये शो है। उन्होंने अपने आप को खुद असली जज मान लिया था। तो किसी तरह से ये कार्यक्रम शुरू हुआ, नैयर साहब बैठे। फिर जैसे ही शुरू हुआ तो किसने कहा अरे नारियल तो फोड़ा नहीं। तो फिर एक आदमी नारियल लेके आए, तो नारियल को लालू जी के हाथ में दे दिया उन्होंने। लालू जी ने उस स्टूडियो के फ्लोर के सेंटर में वो नारियल फोड़ा, चारों तरफ उसके टुकड़े बिखर गए। अब जो नारियल का पानी था उसके पैचेस पड़ गए, तो डायरेक्टर ने कहा नहीं साहब इसमें तो रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती, ये सुखाना पड़ेगा। तो हेयर ड्रायर लेके उसको सुखाया जा रहा है। इधर लालू जी रेस्टलेस है, उनको देर हो गई है। खैर किसी तरह से आप सोचिए कि सब बाधाओं को पार करते हुए, सब परेशानियों को पार करते हुए हमने किसी तरह से वो कार्यक्रम रिकॉर्ड किया। अब रिकॉर्डिंग खत्म हो गई तो सबने कहा कि बहुत अच्छा हो, क्योंकि लालू जी ने जवाब बहुत इंटरेस्टिंग दिए थे। लालू जी ने ऐसे, उन्होंने नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, उनके लिए कहा देखिए हमारे प्रधानमंत्री दुनिया में कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं, आप खाएं थाली में, मुन्ने को दे प्याली में, चंदा मामा दूर के, पोहे पकाए फूल के, ऐसे स्टाइल में उन्होंने बात की थी। और उनसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बोलने वाले उस जमाने में बहुत कम लोग होते थे। तो बहुत मुझे लगा कि वाकई में शो बहुत अच्छा होगा। लेकिन देखिए जब रिकॉर्डिंग खत्म हो गई, लालू जी चले गए, डायरेक्टर साहब ने मुझे कहा कि साहब बहुत अच्छा हुआ है, आपने कमाल के सवाल पूछे। लालू ने कमाल के जवाब दिए, एक थोड़ी सी कमी रह गई। मैंने पूछा क्या हुआ? नहीं छोटी बात है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मैंने कहा साहब बताइए जी हुआ क्या? तो उन्होंने कहा वो आपका ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो मैंने कहा फिर ठीक क्या हुआ? अगर एंकर का ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ तो फिर इसमें नहीं वो कोई बात नहीं। तो फिर सारे जवाब सुन सुन के जो फीबल वॉइस थी वो लेके सारे के सारे सवाल दोबारा से रिकॉर्ड किए। और मैं कोई एक्टर नहीं हूं, मैं तो रियल लाइफ का आदमी हूं, तो मेरे लिए वो बड़ा मुश्किल था काम। खैर लेकिन आप देखिए कि इतनी बाधाओं के बाद, इतनी परेशानियों के बाद जो कार्यक्रम रिकॉर्ड हुआ, जब जिस दिन वो टेलीकास्ट हुआ उसी दिन से इस कार्यक्रम ने मेरी जिंदगी बदल दी। इसने मुझे अनजान आदमी से एक पब्लिक मैन बना दिया। और आपकी अदालत में हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। कई बार ऐसा हुआ कि कार्यक्रम की वजह से लोकप्रियता मिली, कई बार ऐसा हुआ कार्यक्रम की वजह से मुझे आशीर्वाद मिला। और एक आशीर्वाद है जो मैं कभी जीवन में नहीं भूल पाऊंगा, जो आज मैं पहली बार जिसका जिक्र करना चाहता हूं। उस समय देश के सबसे सम्मानित नेताओं में थे, जिन्हें हम सब बड़े आदर की दृष्टि से देखते थे, श्री अटल बिहारी वाजपेयी। उनको आपकी अदालत के कार्यक्रम में बुलाना बड़ा मुश्किल काम था। कई बार मैंने कोशिश की। एक बार मैं उनके पास बहुत सारी चिट्ठियां लेके गया। मैंने कहा देखिए अटल जी आपके लिए ये पत्र आए हैं। तो उन्होंने कहा अरे साहब जिसके पास जाते हैं उसकी चिट्ठियां ले जाते हैं। मेरे मन में इच्छा थी कि अटल जी का वेट, अटल जी की चतुराई, उनकी गहराई इस कार्यक्रम को बहुत बड़ा बना दी।
काफी प्रयासों के बाद, संघर्ष के बाद में संपल्यानंतर येतो मी अटल जी आए। प्रोग्राम मध्ये संपल्यानंतर वो कार्यक्रम अपने आप में ऐतिहासिक था। उन्होंने जिस तरह से जवाब दिए, ये प्रोग्राम संपल्यानंतर ये तो मुझे आपको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि वो सदी के सबसे सर्वश्रेष्ठ वक्ता थे। उनका पॉज, उनके वन लाइनर, उनके रिपार्टी, उनके जवाब, इन चीजों ने आपकी अदालत के उस शो को बहुत बड़ा बना दिया और पूरे देश में करोड़ों लोगों ने उसको देखा। उस कार्यक्रम के बाद चुनाव हुए, अटल जी प्रधानमंत्री बने, 13 दिन की उनकी सरकार चली और फिर वो सरकार गिर गई। मेरे लिए था कि अब अटल जी तो कैबिनेट में आ चुके, मैं तो फिर दूसरे लोगों से बात करता था, लेकिन एक देवेगौड़ा प्रधानमंत्री थे और उन्होंने मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया था, एक कार्यक्रम था, उसमें अटल जी ने मुझे देखा और जो उनका अंदाज था, जो उनका तरीका था, उन्होंने कहा कहिए साहब कहाँ हैं आप? तो मैंने कहा जी मैं यही हूं, आप हाजिर होइए हमारे सामने। तो मैंने कहा जी आपके सामने? नहीं साहब, समय लेके आप घर पे हाजिर हुई। तो मैं समय लेके उनके पास गया। अब था कि मैंने काफी उल्टे दिल से सवाल पूछे थे। एक सवाल जैसे मैंने पूछा था, अटल जी आपके चेहरे की लाली का राज क्या है? तो हो सकता है थोड़ी डांट लगाए। जब मैं उनके पास मिलने गया, बिठाया और थोड़ी देर जैसा उनका स्वभाव था वो खामोश रहे। फिर कहा कि आज हमें आपसे कुछ कहना है। मैंने कहा अटल जी आप बड़े हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। नहीं साहब आज आप बोलेंगे नहीं, हमारी बात सुनेंगे, हमारे दिल पे बोझ है वो उतारना चाहते हैं। तो मैंने मन में तय किया कि मैं इनके बीच में नहीं बोलूंगा, जो कहना चाहे कहें। पहला वाक्य उन्होंने कहा, हम आपके आभारी हैं, हमारे प्रधानमंत्री बनने की प्रक्रिया आपकी अदालत के कार्यक्रम से शुरू हुई। एक ऐसा वाक्य था जिससे मैं सन्नाटे में आ गया, मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। इतना बड़ा आदमी, इतनी बड़ी बात। तो मैंने कहा अटल जी कार्यक्रम तो एक है, 50 साल की आपकी तपस्या है, आपने जीवन पर्यंत इतना मेहनत की है, उसके कारण। कहेंगे नहीं साहब, इस कार्यक्रम के बाद हमने लोगों की आंखों में परिवर्तन देखा। मुझे लगा कि मुझे इसके बाद जीवन में किसी और प्रशंसा की आवश्यकता ही नहीं है, किसी और आशीर्वाद की जरूरत ही नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी हमें आपसे 2 बातें और कहनी। दूसरी बात यह कि हम क्षमा प्रार्थी हैं, 13 दिन प्रधानमंत्री रहे, आपसे मिल नहीं पाए। और तीसरी बात उन्होंने हाथ बढ़ाया, हम आपसे मित्रता करना चाहते हैं। मैं अपने मन में सोच रहा था कि इतने बड़े आदमी को ये तीनों बातों में से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। हमारे मन में उनके लिए जितना प्यार मांग था उतना ही रहता, लेकिन ये उनका बड़ा दिल, ये उनकी उदारता और ये उनकी महानता थी कि उन्होंने मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को इतना बड़ा मान, इतना बड़ा सम्मान दिया। और इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता। जब जब इस तरह का आशीर्वाद मिलता है तो उससे हिम्मत बढ़ती है, संबल बढ़ता है, काम के प्रति, खासतौर से आपकी अदालत के प्रति और जोश से, उत्साह से इस शो को करना है, इसकी ताकत मिलती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आपने
कई बरस कार्यक्रम कर लिए, 30 साल से कर लिया, तो मुश्किलें नहीं आएंगी, बाधाएं नहीं आएंगी, परेशानियां नहीं आएंगी। 2014 में जब नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया, तो मैं बहुत प्रयास कर रहा था कि वो इस कार्यक्रम में आए। अहमदाबाद गया मैं उनको बुलाने के लिए, तैयार हुए, लेकिन जिस दिन मोदी जी इस कार्यक्रम में आए, उस दिन का हाल आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि कैसे चमत्कार हो सकते हैं, मिरेकल होते हैं। मोदी जी ने कहा था कि मैं दिन भर अपनी रैलियां करके, उस दिन पश्चिम बंगाल में उनकी 5 रैलियां थी, उसके बाद मैं दिल्ली आऊंगा और रात को 9-10 बजे कार्यक्रम कर सकते हैं क्या? तो मैंने कहा मोदी जी, आपकी जो लोकप्रियता है आज के समय में इतनी अपार है और इतना उत्सुकता है लोगों के मन में आपके जानने के लिए, आप प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, तो पूरा देश जानना चाहता है। और ये जो ऑडियंस है इसकी तो आप सोचिए मत, मैं अगर 300 लोगों को कहूंगा तो 600 लोग आ जाएंगे, आप रात को 12 बजे भी आएंगे तो भी लोग आएंगे। तो जो ऑडियंस कोऑर्डिनेटर है उनको मैंने ये जरूर कहा कि मैंने कहा देखो, आप जरूर लोगों को बुलाओ, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं उनको मत बुलाना, क्योंकि कई बार जब अनकंफर्टेबल सवाल पूछे जाते हैं तो फिर वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, वो कार्यक्रम का रिदम बिगड़ता है। हमने सब तैयारी कर ली थी, ऑडियंस भी आ गई, कार्यक्रम के जज भी आ गए, मैं 2-3 दिन से रिसर्च करना था, तैयारी करनी थी, लोग क्या जानना चाहते हैं उसके बारे में असेसमेंट लिया था। लेकिन भाग्य देखिए, जब मोदी जी कार्यक्रम में आए तो उसके पहले ऊपर मेरे ऑफिस में बैठे तो पता चला कि उनका गला बंद था, आवाज ही नहीं निकल रही थी। तो जो फुसफुसा करके थोड़ी सी बात कह पाते थे बड़ी मुश्किल से, तो उन्होंने कहा कि पंडित जी, मैंने तो ये फैक्टर ही नहीं किया। मैंने कहा मतलब? कह लगे कि रोज रात को जब मैं पब्लिक मीटिंग करके आता हूं तो गला बंद हो जाता है, तो फिर तरह तरह के इलाज करता हूं, फिर अगले दिन सुबह फिर से आवाज निकलती है, तो अब तो कैसे करेंगे? मेरी पत्नी है रितु जी, जो इस प्रोग्राम को डायरेक्ट करती हैं, उन्होंने इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा कि मैं आपको काली मिर्च का पानी और ये कुछ 2-3 चीजें नुस्खे उन्होंने बताए। तो मोदी जी ने कहा कि रितु जी, ये सब नुस्खे रोज करता हूं जी, कुछ नहीं होता। अब मुझे नहीं समझ आ रहा था क्या करें, तो मैंने कहा थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं। कहते हैं हाँ, अब मैं आ गया हूं, मैं मेरे पास आपके लिए समय था, तो मुझे तो अभी कहीं जाना नहीं है, वापस अहमदाबाद ही जाना है, तो देख लेते हैं थोड़ी देर, आधा घंटा। अब क्योंकि वो बोल नहीं पाते तो ज्यादा बातें भी नहीं कर पाए थे, और एक उनकी मानता ये थी, उन्होंने एक बार भी ये नहीं पूछा कि आप क्या पूछेंगे, कभी डिस्कस नहीं किया। वो चाहते थे स्पॉन्टेनिटी हो। करीब 11 बजे के आसपास उन्होंने कहा कि अब मैं पंडित जी चलता हूं। तो फिर मैंने कहा आप ऐसा कर सकते हैं क्या कि रात को रुक जाएं दिल्ली, और हम सुबह सुबह, आप कहेंगे 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जब गला खुलेगा उस समय ये कार्यक्रम कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास तो प्लेन के लिए पार्किंग दिल्ली में अवेलेबल नहीं है, पार्किंग मेरे पास सिर्फ अहमदाबाद में है, और कल मुझे साउथ जाना है, बेंगलोर जाना है, तो बिल्कुल संभावना नहीं है। फिर किसी दिन देखेंगे, कैंपेन के बीच में से टाइम निकालेंगे। अब हताश हुए, निराशा थी, दुख था, तो मैंने कहा आप ऐसा कर सकते हैं कि हम नीचे एक बार स्टूडियो में आप लोग अपना चेहरा दिखा दें, हम लोग को ये बता देंगे कि भाई मोदी जी आए थे और क्योंकि आवाज नहीं निकल पा रही थी, गला खराब हो गया था, इसलिए कार्यक्रम नहीं कर पाए। मैंने कहा वरना यहाँ जो लोग कई घंटों से इंतजार करते, क्योंकि तब तक बात करते करते रात के 11:30 पौने 12 बज चुके थे। तो मोदी जी जैसे नीचे स्टूडियो में पहुंचे तो आप सोचिए कि पूरा स्टूडियो मोदी 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 ऐसे नारों से गूंजने लगा।
सारे जो ऑडियंस के लोग थे वो ऐसे उत्साह में खड़े हो गए। तो मैंने ऑडियंस कोऑर्डिनेटर को बुलाया, मैंने कहा भाई मैंने तुम्हें कहा था कि बीजेपी के लोगों को नहीं बुलाना है। तो उन्होंने कहा सर ये बीजेपी के लोग नहीं, ये देश की आम जनता है। वो देखिए मेरा चाचा कनाडा से आया, वो नाच रहा है, मोदी मोदी कर रहा है। ये उनकी लोकप्रियता का नजारा था। जाहिर है मोदी जी भी देखा, बहुत प्रसन्न हुए, लोग तालियां बजाने लगे। तो मोदी जी थोड़ी देर तो उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े रहे। तो मैंने कहा आप जरा थोड़ा सा यहाँ बैठ जाइए, कटघरे माइक लगा ले ताकि आप बोलिए कुछ, ताकि लोगों को पता चल जाए कि आपकी आवाज नहीं निकल पा रही है। तो उस समय ऑडियंस में से एक यंग लड़की ने कहा मोदी आई लव यू। मोदी ने उनकी तरफ देखा, फिर हंसे जोर से। एक बूढ़ी औरत ने, आप सोचिए कि 80 साल से ज्यादा की उम्र होगी, कहा बेटा मेरी उम्र तुझे लग जाए। तो पूरे स्टूडियो में एटमॉस्फेयर में भावुकता थी, उत्साह था, जोश था। मैंने ऐसा एटमॉस्फेयर आपकी अदालत के स्टूडियो में पहले कभी नहीं देखा था। तो मैंने मोदी जी से कहा मोदी जी आजकल तो मोबाइल फोन पर मैसेज आते हैं, राहुल खाए चॉकलेट बार, अब की बार मोदी सरकार। तो वो सुनकर हंसे। एक दो और ऐसे मैंने बातें कही तो जोर से हंसे। और फिर उन्होंने कहा कि भाई ये बात मैं तो नहीं कहता, पब्लिक सर आप कहते हैं। हम सब सरप्राइज थे कि उनकी आवाज ठीक निकली थी। और उसके बाद रात को 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक 1.5 घंटा नॉन स्टॉप उन्होंने आंसर दिए और कोई आवाज का इशू नहीं था। पूरी आवाज से उन्होंने और बहुत जोश से जवाब दिया। आप लोग जाते वो कार्यक्रम देखा, वो ऐतिहासिक कार्यक्रम बना और वो आपकी अदालत के इतिहास का सबसे लोकप्रिय, सबसे ज्यादा रेटिंग देने वाला कार्यक्रम था। जब मैं उनको छोड़ने गया तो मैंने कहा मोदी जी ऐसे कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा पंडित जी ये कोई दैवी कृपा है, मुझे नहीं मालूम ये कैसे हुआ। भगवान हमारे साथ है। अगर हम प्रयास करेंगे ईमानदारी से, अगर हम अपने उद्देश्य के प्रति सच्ची निष्ठा रखेंगे तो भगवान हमारा साथ देगा। ये एक बार फिर प्रूव हुआ जब मोदी जी कार्यक्रम में आए। कई बार ऐसे भी किस्से हुए जब लगा कि कार्यक्रम शायद हो नहीं पाएगा और हर बार नए नए तरह के एक्सपीरियंस, मैं कुछ गिने चुने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। 30 साल में तो इतना कुछ है कि मैं जो पर्दे के पीछे के किस्से वो बताता हूं तो कई कई दिन निकल जाए। सलमान खान आपकी अदालत में आए। अब कैसे आए पहले तो ये आपको बताता हूं। सलमान खान से मेरी थोड़ी सी तकरार रहती थी क्योंकि उनका हाव भाव, उनका स्टाइल मुझे ठीक नहीं लगता था। वो जो कुछ पब्लिक ही करते थे उसको लेकर के इंडिया टीवी पर रिपोर्टिंग करते थे। वो भी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस पे मेरे खिलाफ बोल चुके थे। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा से मेरी बड़ी दोस्ती थी। शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी को सलमान की फिल्म दबंग में लॉन्च किया जा रहा था। तो शत्रु जी ने मुझे कहा कि भाई दबंग आ रही है, सोनाक्षी को लॉन्च कर रहे हैं, आपकी मदद चाहिए। मैंने कहा बताइए। तो उन्होंने कहा कि सलमान के साथ शो करो, उसमें थोड़ा बहुत सोनाक्षी को भी दिखा देना। तो मैंने कहा सलमान के प्रति मेरी हॉस्टिलिटी है और मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे। नहीं मैं उसको लेके आऊंगा। मैंने कहा आप लेके आओगे तो फिर ईमानदारी से अच्छा शो करेंगे, क्योंकि सलमान के बारे में भी लोगों की उत्सुकता बहुत है, क्यूरियोसिटी बहुत है। उनके ब्लैक बक के केस के बारे में, उनके ऐश्वर्या के बारे में, उनके रोड एक्सीडेंट के बारे में, इतनी सारी चीजें जिनके बारे में उन्होंने कभी जवाब नहीं दिए। और सलमान का ही तरीका है कि कोई जवाब पूछते इधर देखते उधर देखते, वो सीधे सीधे जवाब नहीं देते। फाइनली तैयार हुए, रिकॉर्डिंग का वक्त था। हमने 3 बजे दोपहर में रिकॉर्डिंग रखी थी। शत्रु जी और सोनाक्षी ये लोग पहले आ गए थे। 2 बजे सलमान आए और आप सोचिए मैं वहां होता आपको तो मैं दिखाता कैसे आए। उन्होंने ऐसे कमर पर हाथ रखा हुआ और खड़े हो गए वहां। तो मेरा ऑफिस है जहां जो, तो मैंने कहा कि बैठिए। बैठना क्या है सर? तो मैंने कहा नहीं आप
ठीक है सर। तो मुझे लगा कि इतनी हॉस्टिलिटी वो बैठने को भी तैयार नहीं है, तो मैंने पोलाइटली मैंने कहा कोई ऐसी चीज है जो आप चाहते हैं कि मैं आपसे ना पूछूं? कुछ भी पूछो सर, कुछ भी। तो मुझे लगा ऐसे अगर जवाब देंगे तो कैसे शो होगा, क्योंकि ये मेरा शो फ्रेंडली शो है, दोस्ती का शो है, मुस्कुरा के आदर से अदब से सवाल पूछने का शो है। और जैसा उनका अंदाज उस समय दिख रहा था, मुझे लगा कि लड़ाई हो जाएगी वहां। तो रितु जी ने, जो प्रोग्राम को डायरेक्ट करती है मेरी वाइफ, उन्होंने आइडिया दिया कि मैंने उनसे कहा देखो मुझे तो लगता नहीं ऐसे शो कर सकता हूं मैं नहीं ऐसे हॉस्टाइल होकर शो करता। तो उन्होंने आइडिया दिया कि ऐसा करो, शत्रु जी को इस प्रोग्राम में जज बना दो, वो वहां रहेंगे, उनकी सलमान बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, तो वहां रहेंगे तो फिर शायद उतना नहीं तकरार होगी। लेकिन इतना बड़ा स्टार है, पहली बार आपकी अदालत में आएगा और शो तो करना चाहिए। फाइनली शत्रुजी से मैंने कहा आप जज बन जाइए। हाँ जरूर। तो शत्रुघ्न सर जज, सलमान एक्यूज्ड। हम स्टूडियो में गए, प्रोग्राम शुरू होने लगा, सलमान की एंट्री हुई और सलमान कटघरे में अपने दोनों कूलों के हाथ रख के खड़े हुए। तो मैंने कहा बैठिए। बैठते नहीं है सर, मैं तो हर अदालत में खड़ा रहता हूं। तो मैंने कहा ऐसे कैसे करेंगे? तो मैंने शत्रु जी से कहा, मैंने कहा जज साहब इनको कहिए। तो उन्होंने कहा खामोश, मुल्जिम अपनी जगह पर बैठे। तो सलमान बैठे। इस हॉस्टिलिटी से प्रोग्राम शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे जब मैं उनको सवाल पूछने लगा, उनको लगा कि मेरी कोई ऐसी प्रतिबद्धता नहीं है, मैं उनको कोई खिलाफ नहीं हूं, तो वो धीरे धीरे पहली बार जीवन में सलमान खान ने अपने ब्लैक बक केस के बारे में डिटेल में जवाब दिए और इधर उधर नहीं देख रहे थे, मेरी आंखों में आंखें डाल के उन्होंने जवाब दिए। पहली बार उन्होंने जो मुंबई में रोड एक्सीडेंट हुआ था उसके बारे में उन्होंने बड़े खुलकर बात की। और जब बात हो ही रही थी तो फिर मैंने थोड़ी बहुत बात ऐश्वर्या के बारे में पूछ लिया। जब उसके बारे में उन्होंने बता दिया तो मैंने कटरीना के बारे में पूछ लिया। तो कुल मिला के सलमान का पहली बार लोगों को जवाब सुनने को मौका मिल रहा था। लेकिन फिर अचानक उन्हें लगा कि भाई वो ज्यादा दे रहे, तो उन्होंने मुझे कहा कि सर आपने मेरी बहुत क्लास ली थी। मैंने कहा नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं सर मुझे भी। तो मैंने कहा आप कुछ पूछना चाहते हैं? इसे पूछना क्या है सर? वो कटघरे से निकल के बाहर आए और उन्होंने मुझे कहा कि ये इतना सब अपना कोट का ये बटन खोलिए, बैठिए। जमीन पर बैठे और फिर उन्होंने पुशअप की पोजीशन बनवाई मुझसे और खुद भी, और कहा सर पुशअप करते हैं। तो उनको लगा कि मैं 5-7 पुशअप के ऊपर गिर ही जाऊंगा, मेरे से हो नहीं पाएंगे। लेकिन जब वो 15, 16, 17, 18, 20 पर पहुंच गए तब उन्होंने कहा मान गया सर। फिर वापस कटघरे बैठे, फिर सवाल जवाब शुरू हुए। लेकिन वो प्रोग्राम बहुत बड़ा हिट था, बहुत बड़ा हिट था। बहुत लोगों ने उसको देखा, एप्रिशिएट किया। मोदी जी के बाद में नंबर 2 पर किसी शो की अगर रेटिंग्स आई तो वो सलमान खान के शो किया, क्योंकि पहली बार लोगों ने उनको इस तरह से बोलते हुए सुना था। मुझे फिर से एक बार लगा कि अगर प्रयास किया जाए, अगर कोशिश की जाए तो फिर हार नहीं होती, कोई ना कोई रास्ता निकल जाता है। उसके बाद मेरे मन में बड़ी ये इच्छा थी कि सब ये शो हिट हो गया, देख लिया लोगों ने, सलमान का रिएक्शन क्या है इसको लेकर, क्योंकि उसके बाद उनसे कोई बात नहीं हुई थी, वो चले गए। तो मुंबई में आमिर खान के नेफ्यू की शादी का रिसेप्शन था। वहां मैं अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ के साथ खड़े होकर बात कर रहा था, तो मैंने देखा कि सलमान मेरी तरफ आ रहे हैं। तो मैंने रितु जी से कहा, मैंने कहा भाई मैं जरा इनको अवॉइड करना चाहता हूँ, ये पब्लिकली कभी भी कुछ भी कह सकते हैं और यहाँ पब्लिक के सामने कुछ कह दे मैं जवाब दूं, अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं दूसरी तरफ चला गया। थोड़ी देर में मैं देखा वो उस तरफ आ रहे, तो मैंने रितु जी से कहा यहाँ से निकल जाते हैं। तो उन्हें कहा नहीं मैं जाती हूँ। वो उनके पास की बात की, आकर उन्होंने मुझे कहा कि नहीं वो बिल्कुल नहीं है, ही जस्ट वॉन्ट टू हग यू। तो मैंने कहा क्या कहा? तो उसने कहा कि सलमान ने मुझे कहा कि रितु भाभी इस प्रोग्राम से जो मुझे
पब्लिक का सपोर्ट मिला है वो शायद पहले कभी नहीं मिला। पहली बार लोगों ने मेरी बात सुनी। आई जस्ट वांट टू हग हिम एंड से थैंक यू टू हिम। वो आए, उन्होंने बहुत कस के मुझे दम तो है ही है हक किया, और बस मेरे कान में वो ये कहते रहे सर सर, और कुछ नहीं कहा। और उसके बाद फिर हमारी काफी दोस्ती हुई। एक अलग बात है, हम बहुत मिलते हैं, करीब दोस्त हो गए। तो आज की अदालत ने मुझे न सिर्फ सिखाया, न सिर्फ आशीर्वाद दिलाया, न सिर्फ लोकप्रियता दी, दोस्त दी। और ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि मैंने कार्यक्रम करते समय एक पर्पस रखा कि वो सवाल पूछे जाएं जो आम पब्लिक जानना चाहती है, जो उत्सुकता लोगों के मन में है। अगर किसी को लेकर के लोग मन में संदेह है, डाउट है, हम उसको कैसे क्लियर कर पाए। कई बार ऐसे इंसिडेंट होते थे कि मुंह से कोई बात निकल जाती। मैं हमेशा कहता था मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहता। इस कार्यक्रम के जरिए सिर्फ लोगों के मन की बात बाहर आ जाए ये कोशिश करता हूं। लेकिन कई बार क्योंकि रिसर्च जो करते हैं उसकी जो 70-80% चीज होती है वो उसके बाद नहीं हो पाती, और ज्यादातर चीजें वो होती है जो स्पॉन्टेनिटी होती है, वहीं पर सवाल जो निकलते हैं। मुझे याद है एक बारी उमा भारती थी, और उसमें उमा भारती बहुत देश में लोकप्रिय लीडर थी। अगर सुन रही होंगी तो मैं कह देता हूँ आज भी बहुत लोकप्रिय है। और उनके बोलने का अंदाज लोगों को बहुत लोकप्रिय लगता था। जवाब देने में एकदम पटर पटर जिसको कहते हैं जवाब देती थी। तो बहुत अच्छा उनका प्रोग्राम हुआ। लेकिन प्रोग्राम के आखिर में खत्म होते होते मैंने पूछ लिया, मैंने कहा उमा जी जब लोग आपको सेक्सी सन्यासीन कहते हैं तो आपको कैसा लगता है? कह तो दिया, लेकिन फिर मेरा दिल धड़का कि ये जरूर नाराज हो जाएंगी। लेकिन उन्होंने थोड़ा सा ऐसे मुंह बनाया और फिर उन्होंने कहा कि रजत जी जो कहते हैं उनको कहने दीजिए, आप उन लोग की परवाह मत कीजिए। और मैं सन्यासी इसलिए बनी कि मैं देश की सेवा कर सकूं, लोगों की सेवा कर सकूं। अच्छा उन्होंने पॉजिटिव जवाब दिया। लेकिन मुझे बाद में लगा कि शायद नहीं कहना चाहिए था। रेणुका चौधरी उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उसमें मिनिस्टर थी। तो उनसे बात करते करते जवाब इस पर बात आ रही थी कि आपके पति के बारे में वो आपके काम में इंटरफेयर करते, ये मैं पूछने जा रहा था। तो एक मिनट रुकिए रजत जी, ये बताइए कि आपकी शादी हो गई? तो मेरे मुंह से निकला आपका इरादा क्या है? अब वो 2 मिनट के लिए एम्बैरेसमेंट तो हुआ, लेकिन मुझे लगा फिर लोग जोर से हंसे। तो कई बार मुंह से ऐसी चीजें निकलती हैं। एक मिनिट फक्त. व्हिडिओ लगेच कनेक्ट होईल. श्रोत्यांनी कृपया शांतता पाळा. तो उन्होंने सुबह 10 बजे का टाइम दिया. जुहू में जो उनका बंगला है उसके पीछे बहुत बड़ा लश ग्रीन लॉन, उस लॉन के अंदर एक वाइट कलर का एक पोडियम सा बना हुआ था, जिसके ऊपर एक प्लास्टिक की टेबल रखी थी और 2 प्लास्टिक की कुर्सियां आमने सामने. और मैं वहां पर बैठा इंतजार कर रहा था तो दिलीप साहब आए. मैं खड़ा हुआ, उन्होंने कहा कि बरखुरदार बैठिए, क्या चाहते हैं आप? तो मैंने कहा दिलीप साहब मैं आपको आपके अदालत में इनवाइट करने के लिए आया हूं. तो उन्होंने कहा कि क्या पूछेंगे आप मुझसे? तो मैंने कहा आप एक बार हाँ कहेंगे, उसके बाद मैं अपनी तैयारी करूंगा, रिसर्च करूंगा, उसके बाद ही मैं अंदाजा लगा सकता हूं. और नॉर्मली तो
डिस्कस नहीं करते, पहले क्या पूछेंगे। तो और उस समय उनके जबान से जो बातें निकल रही थी वो ऐसी थी जो मेस्मराइज करते, एक एक शब्द, एक एक बात। तो मैंने कहा कि मैं जब तैयारी कर लूंगा तो आपको कुछ होगा तो मैं डिस्कस भी कर लूंगा, मैं किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहता था। तो उन्होंने कहा मैं जानता हूं आप क्या पूछेंगे। मैंने कहा जी मतलब? आप पूछेंगे कि ए दिलीप कुमार, तुम डायरेक्टर के काम के साथ इंटरफेरेंस करते हो। आप पूछेंगे कि यूसुफ खान, आप एक दर्शक के काम के साथ हस्तक्षेप करते हो। तो मैंने कहा हाँ चलिए ये तो पूछ ही लेंगे कि आप इंटरफेयर करते हैं डायरेक्टर के काम के साथ। तो उन्होंने कहा कि 13 सितंबर 1972 एक मोहतरमा आई थी, उन्होंने यही सवाल पूछा था। उन्होंने कहा था कि दिलीप साहब आप डायरेक्टर के काम के साथ इंटरफेयर करते हैं। तो रजत साहब जानते मैंने क्या जवाब दिया? मैंने कहा किसने कहा ये आपसे? क्या महबूब खान अपनी कब्र से उठ के आए थे आपको ये बताने के लिए? क्या आसिफ रूह आई थी आपको रात को आपके कमरे में जिसने ये बताया? इंटरव्यू बर्खास्त, गेट आउट। तो मैंने कहा दिल से मैं ये वाला सवाल नहीं पूछूंगा अगर आपको ये लगता है। नहीं, आप पूछेंगे, ये जनता की अदालत है और मुझे जवाब देना पड़ेगा, मैं जवाब दूंगा। फिर उन्होंने मुझे किस्से बताए कि कैसे कैसे काम उन्होंने डायरेक्टर्स के कहने पर किए। महबूब खान साहब ने उन्हें कहा कि यूसुफ जरा नाच दे यार, अगर नहीं नाचेगा तो हम लोग महबूब स्टूडियो के बाहर कटोरा लेके भीख मांगेंगे। पिक्चरें चल नहीं रही। फिर उन्होंने खड़े होके बताया कि कौन से गाने पर उन्होंने कैसे डांस किया। आप ये सोचिए कि सुबह 10 बजे से जो उन्होंने बात करनी शुरू की थी, दिन के 2 बजे, और उनकी जिंदगी के बारे में जो जो बातें वो मुझे बता रहे थे वो ऐसी थी कि मैं मंत्र मुग्ध होकर सुन रहा था। एक एक किस्सा, एक एक बात उनकी जिंदगी की, कैसे वो मॉस्को में एक बार फंस गए थे, वहां क्या हुआ। कभी पंजाबी में बोलते थे, कभी अंग्रेजी में बोलते थे, कभी उर्दू में बोलते थे, कभी हिंदी में बोलते थे। फिर करीब 2 बजे तो मैंने कहा कि दिलीप साहब काफी है हमारे पास में। उन्होंने कहा नहीं, अभी तो बहुत जिंदगी बाकी है। उन्होंने जो मॉस्को का किस्सा सुनाया था उसमें बताया कि कैसे वो मॉस्को में रेड स्क्वायर के वो फंस गए थे होटल में, होटल के लिए पैसे नहीं बचे थे। तो दिलीप साहब की सबसे प्रिय चीज उनको जिंदगी में उनके टाइयां थी। तो बोले मैंने खिड़की से नीचे देखा कि वो मेरा दोस्त बल्ली बाहों में लेके मेरी टाइयां बेच रहा है। तो कहते हैं मैं कहा बल्ली यार की कितना तुसी। फिर तो मैंने पूछा कि भाई फिर मुझे पूछा कि मैंने कहा मैं बल्ली से भी बात करूंगा। तो क्या लगे नहीं, बल्ली तो मर गया। मैंने कहा कब? तो उन्होंने कहा 1962। तो मैंने कहा जी अभी 2 बजे हम सिर्फ 62 तक पहुंचे। तो इतना जिंदगी का लंबा उनका अनुभव। उन्होंने मुगल आजम के बारे में मुझे बताया कि कैसे मुगल आजम की शूटिंग होती थी, कैसे उनको जो ज़ेर बख्तर पहनाया था कि आसिफ ने, उसका वजन 90 किलो से ज्यादा था। तो उन्होंने कहा जब मैं वो डायलॉग बोलते हुए आगे चलता था तो आगे चलता जाता था, पीछे चलता था तो पीछे चलता जाता था। तो बड़ी मुश्किल से आसिफ साहब से रिक्वेस्ट की कि इसको वजन कम कर दो। तो उन्होंने उसको 90 किलो का वजन कम करके 54 किलो कर दिया। शाम के 6 बज गए और उनकी जिंदगी की वो इंटरेस्टिंग बातें, वो उनके किस्से खत्म नहीं हुए। और फिर फाइनली उन्होंने कहा कि
अब क्या करना है? तो मैंने कहा यूसुफ साहब आपने मुझे इतना सब कुछ बता दिया, मैं इसको जरा पिरोता हूं कैसे हम इसको प्रोग्राम बना सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक बात रह गई, जज कौन होगा? तो मैंने कहा कि आप बताइए, कोई सुझाव आपका हो। तो उस समय सबसे बड़े जर्नलिस्ट जिनका बहुत नाम था, उम्र में भी बड़े थे, तो मैंने कहा कि सरदार खुशवंत सिंह। तो उन्होंने कहा नामाकुल इंसान, कतई। तो मैंने कहा चलिए छोड़िए उनको। तो मैंने उनको फिर उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया के फिल्म क्रिटिक के बहुत नाम था उनका, खालिद मोहम्मद। तो मैंने कहा खालिद मोहम्मद, तो उनके बारे में उन्होंने एक ऐसा वाक्य कहा वो मैं नहीं पब्लिकली कहना चाहता, तो मैं जिसका नाम लूं वो उसके बारे में कुछ ऐसी बात कह दे। फिर फाइनली जावेद अख्तर का नाम आया, तो उन्होंने कहा वो ठीक है, जावेद अख्तर ठीक है। तो ये तय हो गया कि उनका शो होगा, जावेद अख्तर जज होंगे। उसके बाद मैं वापस आया। अब मैं प्लान कर रहा था, 5-6 दिन बाद में मुझे जावेद साहब का फोन आया कि भाई ये क्या बात हुई तुम्हारी यूसुफ साहब से? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? नहीं क्या बात हुई? तो मैंने कहा कि आपके प्रोग्राम के लिए उनको जज की बात हुई तो आपका नाम फाइनल हुआ। तो कहा अरे भाई कहाँ मुझे मुसीबत में फंसा दिया, पिछले 5 दिन से रोज सुबह बुलाते हैं और जजमेंट लिखाते हैं। मुकदमा हुआ नहीं और मैं जजमेंट लिखा। तो ऐसे थे दिलीप साहब, और काफी प्रयास के बावजूद भी वो शो हो नहीं पाया। लेकिन वो एक ऐसा शो है जिसके बारे में मुझे हमेशा ये रिग्रेट रहेगा कि मैं दिलीप साहब के साथ शो नहीं कर पाया। हो सकता है कि एक शो से बात नहीं बनती, कई सारे शो उनके साथ करने पड़ते। मैं भी अगर इसी तरह किससे सुनाता रहूं तो दिलीप साहब की तरह मुझे शाम हो जाएगी, 6 बज जाएगी। मैं चाहता हूं कि आपके मन में अगर कोई सवाल है, आपके मन में कोई उत्सुकता है, आप मेरे से पूछना चाहते हैं, तो ये समझिए कि मैं अहमदनगर के लोगों की अदालत में हूं, आप जो चाहें मेरे से पूछ सकते हैं। नमस्ते रजत जी, मैं स्मिता गुणे, यहाँ बैठे सभी गणमान्य अतिथियों के सामने, और उनके मन में जो सवाल है, एक प्रश्न जो सबके मन में है, और बाद में आपके बारे में भी मुझे इन सभी लोगों को बताना है। पहले मैं ये बता देती हूँ, आप 1993 से ये आपकी अदालत शो कर रहे हैं। 30 साल हो गए आप ये शो कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी के बारे में हम सभी को आपसे सुनना है, उनकी खूबियाँ, उनकी विशेषताएं और उनकी राजनीति की जो शैली है, उसके बारे में आप अगर कुछ जानकारी हमें दें तो बड़ा अच्छा होगा, हमारा सौभाग्य होगा। देखिए, सवाल ऐसा है कि जिसके बारे में कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं, हम सब जानते हैं। मोदी जी की जो जिंदगी है वो एक इतनी खुली किताब है। वो जो कुछ करते हैं, जो कुछ कहते हैं, वो सब हम लोग रोज देखते ही हैं। मैं अपनी तरफ से 2 बात कहना चाहता हूं। एक तो पिछले 40 साल से मैं पत्रकारिता में हूं, 30 साल से आपकी अदालत कर रहा हूं। बहुत सारे नेता, बहुत सारे लीडर देखे, ऑब्जर्व किया, लोगों को करीब से जानने का मौका मिला। लेकिन मैं ये कहूंगा कि मोदी जैसा कोई नहीं। क्या वो नायाब है, अनूठे हैं, अलग है। उन्होंने राजनीति की जो परंपरागत तरीका था सियासत करने का, उसको बदला है। आमतौर पर जब लोग राजनीति में आते तो उनके मन में ये रहता था कि मैं बड़ा बन जाऊं, अपने लिए क्या कर लूं,
और मैं ऐसे सैकड़ों नेताओं को जानता हूं जो राजनीति में इसलिए आए कि अगर मैं राजनीतिक माध्यम से पैसा कमाऊं, मैं राजनीतिक माध्यम से नाम कमाऊं, तो फिर मुझे कोई कहने वाला ना हो। और आज भी आप देख सकते हैं राजनीति में ज्यादातर लोग इसलिए आते हैं कि उनको एक प्रोटेक्टिव शील्ड मिल जाए। वो कोई गड़बड़ करें, उनके परिवार के लोग गड़बड़ करें, उनके मित्र लोग कोई गड़बड़ करें, तो उनको कोई कुछ कहे नहीं, और इसीलिए लोग उनके साथ मित्रता भी करते हैं, इसीलिए लोग उनके साथ सपोर्ट भी करते हैं। ये एक परंपरागत तरीका देश की राजनीति का था जो कोई कहता नहीं है, लेकिन मैं साफ साफ ये बात कहता हूं, नरेंद्र मोदी ने राजनीति के इस चलन को, इस तरीके को पूरी तरह से बदल के रख दिया। उन्होंने बताया कि राजनीति देश सेवा के लिए कैसे हो सकती है, कैसे कोई आदमी अपने जीवन का एक एक पल तिल तिल करके समाज के लिए बलि चढ़ा सकता है। उनके जीवन में कोई लंचेज नहीं है, कोई डिनर नहीं है, कोई पार्टियां नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई सिनेमा नहीं है, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। मैं हमेशा ये सोचता था कि हम बड़ी मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं, अपनी बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं। जब उनकी मेहनत, उनकी कर्मठता, उनके परिश्रम को देखता हूं तो लगता है कि हम तो कहीं है नहीं। उन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए जितनी परिश्रम, जितनी मेहनत, जितनी कमिटमेंट और जिस तरह की लगन का परिचय दिया है, ऐसा उदाहरण देश की राजनीति में दूसरा नहीं है। मोदी जी को कई बार मुझे कार्यक्रम में बुलाने का मौका मिला, कई बार उनसे सवाल पूछने का मौका मिला। ये मेरा सौभाग्य है कि जब जब वो किसी भी कार्यक्रम में आए, जब भी मैंने उनसे सवाल पूछे तो उन्होंने बड़ी बेबाकी से, विश्वास करके, सच्चाई से जवाब दिए। इसीलिए जब उन्होंने कोई बात कही तो उसका असर इतना बड़ा हुआ। एक बात उन्होंने कही थी क्योंकि मोदी जी बारे में बात करेंगे बहुत लंबी बात कर सकते हैं, लेकिन एक चीज में जो शायद लोग नोटिस नहीं करते, उन्होंने एक वाक्य कहा था जो आजकल मैं देखता हूं, रोज मुझे नजर आता है। नरेंद्र मोदी ने राजनीति का तरीका बदला, परंपरागत तरीका बदला, और सबसे बड़ी बात यह है, वो ये कहते हैं कि जो विरोधी दल के लोग हैं, जो मेरी आलोचना करते हैं, जो मुझे गाली देते हैं, जो मेरे बारे में अपशब्द कहते हैं, कम से कम वो ये देख तो ले मैं किधर जा रहा हूं। वो कहते हैं मैं इधर जा रहा होता हूं और वो उधर गोली चला रहे होते हैं। उनको पता ही नहीं कि मैं क्या करने वाला हूं। वो कहते हैं वो देखिए, पिछले कुछ दिनों के उदाहरण देखें, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि चंद्रयान चांद पर जाकर जब उतरेगा वो देश के लोगों में कितना भारी प्रभाव पैदा करेगा, कैसा भारत के प्रति दुनिया में सम्मान पर पैदा कर देगा। अब आलोचना करने वाले करते रहे कि चंद्रयान क्यों भेजा, यहां क्यों नहीं भेजा, वहां क्यों नहीं भेजा। उसके बाद G20, ये दूसरा उदाहरण। एक इवेंट, सारे दुनिया भर के लोग G20 के अध्यक्ष बनते हैं, सब लोग करते हैं, लेकिन मोदी जी ने G20 जैसे समिट को, G20 जैसे कार्यक्रम को गली गली में, गोवा में, राजस्थान में, पंजाब में, हर राज्य में, जम्मू कश्मीर में ले गए। इसको लोगों से जुड़ा हुआ बना दिया। और फिर जिस तरह का समापन कार्यक्रम हुआ, जिस तरह का समिट हुआ, उसने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि भारत एक ऐसा देश है जो चंद्रमा पर भी जा सकता है। G20 का इस तरह का समिट करके पूरी दुनिया की अलग अलग जो विचारधाराएं हैं उनको एक कर सकता है। ये सब कहते थे कि जॉइंट डिक्लेरेशन साइन नहीं हो पाएगा। कैसे होगा? एक तरफ रशिया, एक तरफ यूरोप, एक तरफ अमेरिका, मसला यूक्रेन का। अभी विदेश मंत्री जयशंकर को पिछले हफ्ते मैंने बुलाया था कार्यक्रम में, तो उन्होंने बताया कि सबने कोशिश कर ली,
हम काफी करीब तक पहुंच गए कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन हो जाए, सब लोग सहमत हो जाएं, लेकिन कुछ लोग तो जड़े हुए थे। फिर जयशंकर जी ने मोदी जी से कहा कि मोदी जी ये 3 लोग हैं, इनको मनाना जरूरी है। तो उन्होंने कहा 1 मिनट नहीं लगाया, उन्होंने कहा मैं जाता हूं, बात करता हूं। और मोदी जी ने उन 3 राष्ट्राध्यक्षों से बात की, मोदी जी का सम्मान देखते हुए उन्होंने माना और ज्वाइंट डिक्लेरेशन हुआ, पूरी दुनिया ने देखा। इसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया, तो मैं देखता था विरोधी दल के लोग ये हाउस डिसॉल्व कर देंगे, ये 1 नेशन 1 इलेक्शन क्लियर कर देंगे, ये पार्लियामेंट में एक ऐसा रेजोल्यूशन पास कर देंगे जिससे इनका नाम हो जाएगा। किसी को पता ही नहीं कुछ वो क्या करने वाले थे। तरह तरह की बातें, जितनी भी उतनी बातें, सब अंदाजे लगा रहे थे। मुझे याद है उस वक्त मैंने आज की बात अपने शो में कहा था कि मोदी जी जो करते हैं उसके बारे में अटकलें लगाना छोड़ दो, क्योंकि वो जो करते हैं वो सिर्फ उनको पता है, किसी को नहीं पता। और फिर उन्होंने जब ये महिला आरक्षण की घोषणा की, तब सब लोग लगा रहे ये क्या कर दिया। और इससे पूरे देश में महिलाओं के प्रति सम्मान, महिलाओं के प्रति लोगों की भावना में कैसा आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, ये पिछले 2 दिन में हमने देखा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मोदी जी ने देश में राजनीति का तरीका बदल दिया है, चलन बदल दिया है। पहली बार एक प्रधानमंत्री ऐसा है जिसका सारा ध्यान 24 घंटे इस पर रहता है कि कैसे मैं लोक कल्याण के काम करूं। और फिर लोग ये कहते हैं कि ये सारे काम इसलिए करते हैं कि इनको वोट मिले। मैं बड़े साफ लफ्जों में कहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति महिलाओं को आरक्षण देके, कोई व्यक्ति जनता के कल्याण के काम करके 80 करोड़ लोगों को भोजन देकर के लोकप्रियता हासिल करता है, वोट हासिल करता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। थैंक यू रजत जी। रजत जी 2 सवाल मैं ले सकती हूँ और सिर्फ छोटे छोटे 2 सवाल। थैंक यू। रजत जी, संघ के विचार आपको किस तरह से साथ देते हैं? आपके और मेरे बीच में एक हल्की सी कड़ी है। आप रजत जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उनके युवा काल में कार्यकर्ता थे। मैं भी विद्यार्थी परिषद से जुड़ी हुई हूँ तब से, और आप में और मेरे बीच में ये कड़ी है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, तो इसीलिए ये सवाल है कि संघ के विचार आपको किस तरह से साथ देते हैं या नहीं? देखिए, विद्यार्थी परिषद में रहते हुए मैं जो कुछ सीखा है वो जीवन भर मेरे काम आया है। जहां तक संघ का सवाल है, बहुत पुरानी बातों में तो मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ये तो बड़ा विषय है, लेकिन मैंने पिछले कुछ सालों में सरसंघ चालक मोहन भागवत जी की जो बातें सुनी है, मुझे लगता है कि वो एक किसी क्रांति का संकेत है। मोहन भागवत जी ने संघ के बारे में जो स्पष्टीकरण दिए हैं, जो लोगों को बताया है कि संघ का विचार क्या है, लोग क्या सोचते हैं, ये एक अपने आप में रिवॉल्यूशनरी काम है। संघ प्रमुख का ये कहना कि हर मंदिर में आपको शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है, उनका ये कहना कि हम सब एक ही पिता की संतान हैं, हिंदू और मुसलमान अलग नहीं है, उनका ये कहना कि संघ का प्रयास है कि सबको साथ लेकर के चला जाए, ये चीजें और जितनी साफगोई से, जितनी बेबाकी से वो अपनी बात कहते हैं, मुझे लगता है कि इस कारण से पिछले कुछ साल में जो संघ का विचार है वो देश में संघ के समर्थक लोगों के अलावा और ज्यादा लोगों तक पहुंचा है। और इस समय सबसे बड़ी जरूरत यह है कि पूरी दुनिया में जहां पर लोगों के मन में धर्म को लेके, कट्टरपंथी विचार को लेकर के बहुत सारे शक हैं, सवाल हैं, परेशानियां हैं,
आज मुझे लगता है कि संघ का अगर प्रयास ये हो, ये जो विचार है सबको साथ लेकर के चलने का, वसुधैव कुटुंबकम का, सबको प्यार करने का, पूरा विश्व हमारा परिवार है, ये विचार संघ दुनिया में फैला सकता है। और मुझे लगता है अगर ये लोग इसको समझे, इसको माने, इसको फैलाया जाए तो उसका लाभ पूरी दुनिया को हो सकता है। अब संघ को वो ग्लोबल पोजीशन लेने की जरूरत है। रजत जी, मैं वसंत लोढ़ा बात कर रहा हूँ। आज पूरे देश का माहौल देखा तो एक तरफ जो INDIA ऐसा इंडिया बना हुआ है और एक तरफ भारत चल रहा है। इसमें 2024 में कौन आगे जाएगा, इस बारे में हम आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। लोढ़ा जी, मुझे पता था कि आप कुछ ऐसी बात करेंगे कि जिसमें चकरा जाऊं। देखिए, मैं आपको बड़ी स्पष्ट अपनी थिंकिंग बताता हूं। हर आदमी जानना चाहता है कि अब जब चुनाव होगा 2024 में क्या होगा। मुझे लगता है ये फैसला तो देश की जनता पर छोड़ना चाहिए। हम दो पक्षों के बीच में उनके गुण, उनके दोष, उनके बारे में जरूर समझ सकते हैं। एक तरफ पक्ष है जिसको मोदी जी लीड कर रहे हैं, जिसका मैंने जिक्र किया, जिसमें परिश्रम की पराकाष्ठा है, जिसमें ईमानदारी की पराकाष्ठा है, जिसमें नए नए आइडियाज हैं, जिसमें 2047 तक के लिए देश का एक विजन, एक दृष्टिकोण उनके सामने है। अच्छा होता कि जो विरोधी दलों ने अलायंस किया है उसमें भी इस तरह की कुछ चीजें सामने आती जो लोग फैसला कर पाते। लेकिन अभी तक जो हम देखते हैं, जो विरोधी दल के लोग इकट्ठा हुए, पहली बात तो है कि अच्छी बात है इकट्ठा हुए, एक शक्ति बनती है, ताकत बनती है, देश में अच्छा विरोधी दल होने चाहिए। लेकिन अभी तक हमारे सामने ये नहीं आया कि उनका दृष्टिकोण क्या है। अभी तक वो इसलिए मिले हैं, हम सब मिल जाएंगे तो हमारे वोट ज्यादा हो जाएंगे, तो फिर हम जीत जाएंगे। वो इसलिए मिले कि जातिगत समीकरण हमारे फेवर में हो जाएंगे। वो इसलिए मिले कि इतने बड़े बड़े नेता, इतने बड़े बड़े चेहरे वाले लोग, ये सब लेकर इकट्ठे हो जाएंगे तो हम जीत जाएंगे। लेकिन करना क्या चाहते हो भाई? क्या तस्वीर देश के सामने रखना चाहते हो? वो तस्वीर अभी रखी नहीं, और वो तस्वीर कब आएगी? जब उनका कार्यक्रम होगा, जब उनका नेता डिसाइड होगा, जब ये तय होगा कि वो जो चुनाव लड़ रहे हैं वो किस लिए। और देखिए, बड़ी बात यह है कि 10 साल मोदी जी को पूरे होने वाले हैं। आज भी कहीं मैं ये नहीं देखता कि एक देश में कोई 10 साल का कोई एंटी इनकम्बेंसी हो, कोई विरोधी, कोई मन में विरोध हो कि नहीं इनको तो हटाना है, तो हटाने का तो कोई हवा दिखती नहीं। कुछ लोग अपने आप को लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो लाने के प्रयास के पहले उनको ये जवाब देना होगा कि हम वो क्या करना चाहते हैं। क्या सिर्फ गणित हुआ, इसके वोट इतने, मेरे वोट इतने, दोनों मिलके? लेकिन आज की राजनीति में मोदी जी ने इसका अर्थ भी बदल दिया है। और ये हमने उत्तर प्रदेश में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो देखा था। अब उत्तर प्रदेश में 3 बड़ी फोर्सेस, भारतीय जनता पार्टी, मुलायम सिंह की पार्टी समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जिसके नेता हैं, और मायावती की बहुजन समाज पार्टी। अगर जातियों के हिसाब से देखें, अगर पुराने इतिहास के हिसाब से देखें, जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, जब मुलायम सिंह और मायावती जब एक साथ आ गए, अखिलेश यादव और मायावती ने एक साथ कैंपेन करने लगे, तो सबको लगा था उत्तर प्रदेश में तो स्वीप कर जाएंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता कि बीजेपी को सीटें मिल जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी को तब भी 62-64 सीटें मिली, ये दोनों मिलकर के भी ज्यादा सीटें नहीं ले पाए। वो जो स्वीप की थिंकिंग थी वो नहीं हो पाई। तो ये एक उदाहरण है, और ऐसे में 20 उदाहरण दे सकता हूं कि राजनीति में नरेंद्र मोदी के आने के बाद अब 2 और 2 4 नहीं होते, अब 1 और 1 मिलके 11 नहीं होते।
मोदी जी ने राजनीति के समीकरण, राजनीति करने का तरीका, वो जमाना चला गया जब चार लोग इकट्ठा हो गए, एक पार्टी बना ली, जातियों के नाम पर समीकरण बना लिए, ये तेरी जात, ये मेरी जात, तू हिंदू, तू मुसलमान, हम इकट्ठे हो गए। वो नहीं होगा। आज भी अगर आप पार्लियामेंट का सेक्शन देखें जो महिला आरक्षण को था, क्या कोशिश की गई कि देखिए ये दलितों का साथ नहीं दे रहे, ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं दे रहे। जब तक ये जो अलायंस के लोग हैं इस तरह की राजनीति करते रहेंगे, जब तक वो पहचान नहीं पाएंगे कि मोदी जी क्या करने वाले हैं, जब तक वो समझ नहीं पाएंगे कि मोदी जी के दृष्टिकोण का जवाब एक दृष्टिकोण से देना है, तब तक मोदी जी को पार पाना मुझे लगता संभव नहीं। रजत जी, एक आखिरी सवाल और उसके बाद एक सुझाव है आपके लिए, किसी ने भेजा है। एक आखिरी सवाल, राजेंद्र जी चोपड़ा। रजत जी, मैं राजेंद्र चोपड़ा बिजनेसमैन हूँ और फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन महाराष्ट्र का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो मुझे एक ही बात, आपके सभी सवाल और आपका अनुभव बहुत अच्छा है, अच्छा लगा। वसंत लोढ़ा मेरे खास मित्र है, उन्होंने आपके साथ जो डायलॉग करके आप जो आए, तो हम सभी उपस्थित लोगों की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। हम सब लोग आपका तालियां बजा के स्वागत करेंगे। आपने इतना टाइम दिया, बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन एक सवाल है सिंपल, आज देश के अंदर सभी पार्टियां, ऑल पॉलिटिशियंस पार्टियां एग्रीकल्चरिस्ट के नाम से जो पॉलिटिक्स करते हैं और जो जातिवाचक हो रहा है, इसमें बिजनेस वाले सब खत्म हो रहे हैं। हर बिजनेस वाले को तकलीफ है और उनके बारे में कोई भी पॉलिटिशियंस कोई जोर से बोलता नहीं है। हर पॉलिटिशियंस शेतकरी के बारे में, एग्रीकल्चरिस्ट के बारे में बात करके अपनी अपनी होट की डायरी खोलते हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? आपने जो कहा वो 100% सही है। सब लोग किसान के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, खेती के बारे में बोलते हैं, लेकिन मैं अपने अनुभव से और जो मुझे जानकारी लोगों से मिलती है उसके आधार पर कह सकता हूं, आज भी किसान को उसकी उसकी जो फसल है उसके बदले में पर्याप्त इनकम नहीं मिलती। आज भी किसान की हालत खराब है। जितने भी प्रयास हुए हो, मैं ये नहीं कहता कि प्रयास नहीं हुए, उसके बाद ही ये स्थिति है। और जब तक हम किसान को वाकई में उसकी फसल का वाजिब दाम इंश्योर नहीं कर सकेंगे, तब तक कोई भी क्रांति हो, कोई भी बदलाव हो, वो इस देश को सुखी नहीं बना सकता। और नेताओं के लिए तो मैं नहीं कह सकता हूं कि कौन कितना प्रयास करेगा, कितना करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनसे मेरी बात होती है। मोदी की बात तो मैं सुनता हूं किसानों के बारे में। नितिन गडकरी हमेशा किसानों के बारे में बहुत अच्छी बात करते हैं। उनके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज हैं कि कैसे किसानों की आय को बढ़ाया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि समय रहते इन सब आइडियाज को इंप्लीमेंट किया जाए। लेकिन मैं, चूंकि आपने सवाल मुझसे उठाया, मैं आपको इतना वादा जरूर कर सकता हूं कि इंडिया टीवी के जरिए किसानों की समस्याओं को, उनकी तकलीफ को, उनके दुख को, उनकी आवश्यकताओं को मैं जनता के सामने और ज्यादा दमखम से लाने का प्रयास करूंगा। जी, मैं प्रमोद मोहड़े, कंज्यूमर एक्टिविस्ट हूँ। सवाल या सुझाव तो नहीं, एक मांग समझिए इसको। आपकी अदालत में जो आपने अब तक जो दोषी बताया है कि बहुत सारा दोष जनता की तरफ जा रहा है, तो मैं चाहता हूँ एक कॉमन मैन को आप आपकी अदालत में बुलाएं। और जबकि ये सुझाव मैं दे रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि आप मुझे बुलाइए। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। रजत जी, आप लोगों ने मैं कुछ कहना चाहती हूँ आपके मेरी बात नहीं। रजत जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। वसंत लोढ़ा जी को मैं अपनी तरफ से
धन्यवाद करना चाहता हूं। और मेरा ये जो कार्यक्रम ऑनलाइन हुआ, प्रयास करेंगे कि अगली बार हम कोशिश करें कि आमने सामने बैठ के बात करें। रजत जी, आपसे एक बात कहनी थी, एक मिनट। करना चाहता हूं रजत जी, आपसे एक बात करनी थी। मैं अहमदनगर में जरूर उपस्थित हूँ। लेटेस्ट बातम्यांसाठी ई नवा मराठा यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर प्रेस करा.